लेक्चर नंबर 43 पार्टनरशिप का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। कल हमने पार्टनरशिप का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे और कुछ कंसेप्ट्स रहते थे। आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलने से पहले आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के जो बेतहाशा क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। लेकिन पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। पार्टनरशिप डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस आर इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस का मतलब ये कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके बीवी बच्चे ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन जाएंगे जब तक के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना एग्रीमेंट चेंज करके उनको एज पार्टनर ऐड ना करें, ठीक है। इनहेरिटेंस की वजह से, इनहेरिटेंस का ये तो असूल है कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका जो भी हिस्सा बनता था वो उसके बीवी बच्चों को दिया जाएगा, ये असूल है। जब तक वो पे नहीं किया जाता तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट का हिस्सा भी बीवी बच्चों को मिलता रहेगा। अगर पे नहीं किया हुआ, जब तक पे नहीं करते वो भी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी बच्चे पार्टनर बन जाएंगे। इनहेरिटेंस का मतलब ये है। और दूसरा है स्टेटस। सम टाइम कुछ होते हैं, कुछ पोजीशन ऑनरेरी पोजीशंस होती हैं। जैसे आपने शायद देखा सुना हो किस तरह की बात कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑनरेरी चेयरमैन है पीसीबी के, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या चीफ एग्जीक्यूटिव है किसी। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑनरेरी पोजीशन होल्डर्स होते हैं कोई ऑफिशियल ऐसे अथॉरिटीज। तो कहता है कि पार्टनरशिप में भी इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी कि किसी का कोई स्टेटस है तो वो स्टेटस की वजह से पार्टनर बन जाए, नहीं, ठीक है। जब तक के पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होगा आपस में और उसमें किसी पर्सन को पार्टनर के तौर पे ऐड नहीं किया जाएगा, कोई भी पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। इसमें इनहेरिटेंस वाला पॉइंट ज्यादा अहम है। इनहेरिटेंस वाला पॉइंट वो समझ आ गया ना आपको? वो क्या समझा? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके बीवी बच्चों को पार्टनरशिप का शेयर तो मिलेगा लेकिन वो पार्टनर नहीं बनेंगे। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैमिली और बिजनेस, ये वैसे पता नहीं उसने क्यों एग्जाम्पल, इसकी कोई तुक नहीं बनती थी, होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो आईकैप की बुक में उसने एग्जांपल यूज किया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बुद्धा। हाँ जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाप है ना, बाप बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोवाइडर है, पार्टनरशिप तो नहीं है, उसके साथ उसके दो बेटे भी बैठ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, क्या ये पार्टनरशिप हो गई है? कल को अपने बाप को या भाई एक दूसरे को सू कर सकते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट? नहीं कर सकते। तो वो कहता है अगर कोई फैमिली मेंबर आपस में बिजनेस करते हैं मिलके, ठीक है, लेकिन ये उनकी ट्रेडिशन है। जैसे पाकिस्तान में, नॉर्मली पाकिस्तान में भी इस तरह होता है, अगर बाप बैठा है तो उसके साथ वो बेटे भी उसी लाइन में बाज़ औक़ात लग जाते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहती है। हालांकि उसके बेटे साथ काम कर रहे हैं लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं होगी। कल को बेटे ये नहीं कह सकते कि जी हमारा प्रॉफिट में से हिस्सा लाजमी दीजिए, बाबू एक लगा के चलो घर भाई। तो उसी तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, असल में उनमें भी ये नॉर्मली रूल होता है कि फैमिली इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रही होती है। उसमें भी अगर लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो लॉ कहता है सिर्फ इस वजह से कि फैमिली के लोग इकट्ठे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप नहीं होगी जब तक कि उनका आपस में एग्रीमेंट ना हो जाए कि हम एज पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है। वो बुद्धा वाली भी उसने अजीब सी एग्जांपल दी है। इनका कोई ताल्लुक नहीं, ना किसी क्वेश्चन में कभी टेस्ट हुई है, ना कोई केस स्टडी में इनका कोई रूल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक्ट ऑफ देखिए, फर्म है, उसने जो भी सेल परचेज करनी है थ्रू पार्टनर ही करेगी ना, क्योंकि फर्म बेसिकली तो कोई चीज नहीं है ना, टेंजिबल चीज तो नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने, उस बिजनेस ने कोई सेल या परचेज करनी है, किसके थ्रू करेगी? पार्टनर के थ्रू करेगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि पार्टनर की अपनी एक जाती हैसियत भी है और वो फर्म के पार्टनर भी हैं, तो उनका कौन सा एक्ट समझा जाएगा कि ये इन्होंने इंडिविजुअल या पर्सनल कैपेसिटी में किया है और कौन सा एक्ट समझा जाएगा कि उन्होंने ऑफिशियल यानी एज पार्टनर किया? जो एक्ट उन्होंने एज पार्टनर किया होगा उसे हम कहेंगे एक्ट ऑफ फर्म, और जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया होगा उसे कहेंगे एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। वो पार्टनरशिप एक्ट उसको डिस्कस नहीं करता। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम कैसे फर्क करेंगे? क्या वो हर एक्ट करने से पहले बोलेगा पार्टनर, वो बंदा, कि मैं ये एक्ट पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा हूं, मैं ये एक्ट पार्टनर के तौर? नहीं, वो बंदा बोलेगा तो नहीं। हमें कैसे पता चलेगा इसका कौन सा एक्ट जो है वो एक्ट ऑफ फर्म है और कौन सा एक्ट इसका पर्सनल है? उसके आगे चल के कुछ रूल्स बताएगा कि जब कोई पार्टनर फर्म के नाम पे एग्रीमेंट कर रहा हो किसी के साथ, ठीक है, और फर्म से रिलेटेड बिजनेस का एग्रीमेंट कर रहा हो और वो उसकी अथॉरिटी में भी हो, तो इसका मतलब है वो एक्ट ऑफ फर्म है, एक्ट ऑफ फर्म, ठीक है। अब अगर एक बंदा बैंक के पास लोन लेने के लिए चला जाता है, कैसे पता चलेगा उसने जाती कैपेसिटी में लोन लिया कि फर्म के बिहाफ पे लोन लिया? पर्पस क्या है इसका? फर्म, हाँ, पर्पस देखा जाए और ये देखा जाएगा कि वो फर्म के बिहाफ पे आया क्या हमारे पास, ठीक है। तो ये आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्ट ऑफ फर्म का मतलब सिंपल ये समझे कि पार्टनर्स का वो एक्ट जो उन्होंने फर्म के बिहाफ पे किया है, फर्म के लिए किया है, वो एक्ट ऑफ फर्म कहलाता है। आगे चल के कुछ केस स्टडीज आएंगी जिनमें हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये एक्ट ऑफ फर्म था कि नहीं था, ठीक है, एक्ट ऑफ फर्म था कि नहीं था, ये हमें वो आगे चल के हम डिटेल में सीख लेंगे जी।
अगर किसी पार्टनर की कोई लाइबिलिटी हो, ठीक है, फर्म में, और उसकी डेथ हो जाए, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होते हैं? इसका जवाब है यस, लायबल होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही है, हमने ये कल पढ़ा था ना, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जितना फर्म में पैसा है उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं उसे मांग सकते। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो फर्म में पैसा था वो भी डूब गया, अब बाकी अगर डेट है तो घर से पैसे लाके पूरे करने पड़ेंगे। तो जिस तरह अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसका अगर फर्म में शेयर हो, वो वाली वारसान को मिलेगा बीवी बच्चों को। तो अगर उसकी लायबिलिटी हो, वो भी बीवी बच्चों को पे करना पड़ेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही यही है। क्लियर? और भी क्वेश्चन? पार्टनर और शेयर होल्डर, अगर पार्टनरशिप है उसके ओनर्स को कहते हैं पार्टनर्स, और अगर कंपनी है उसके ओनर्स को कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है? हम पूरी पार्टनरशिप में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? शेयर होल्डर का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे सब्जेक्ट में शेयर होल्डर का वर्ड शायद यूज नहीं होगा, वो होगा कैफ 7 में जाके, कंपनी लॉ में। ठीक है? और जी, नो सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि लॉ ये कहे दो पर्सन सेपरेट हैं, दो पर्सन सेपरेट हैं। जैसे फर्ज कीजिए इन्होंने लोन लिया बैंक ए से, क्या बैंक इनके भाई से कह सकता है लोन वापस करो? क्यों नहीं कह सकता? लॉ कहता है दोनों सेपरेट पर्सन है, दोनों का लीगल स्टेटस सेपरेट है। जो मिस्टर ए को लोन लिया वो मिस्टर बी से रिकवर नहीं करवाया जा सकता। लेकिन लॉ ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जिनमें लोगों का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। जैसे अगर किसी ने करप्शन की और उस करप्शन से अपने बीवी बच्चों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो कोर्ट जब ऑर्डर करेगा कि जी ये करप्शन के पैसे रिस्टोर करें, वापस दें हुकूमत के खाते में, वो कहेगा सर मेरे पास तो कोई पैसे है नहीं, मैंने तो सारे खर्च कर लिए। कोर्ट क्या कहेगी? अच्छा सेपरेट बीवी बच्चों का सेपरेट लीगल स्टेटस, नॉर्मली सेपरेट तो उनकी जायदाद नहीं बेच के रिकवरी करवा जा सकती। कोर्ट ये कहेगा? कोर्ट कहेगा इस केस में इनका सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं, क्योंकि ये इनके बीवी बच्चों के पास वही पैसे हैं जो इसने करप्शन के जरिए से। इसके तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लॉ कहता है कि सेपरेट लीगल स्टेटस पार्टीज का नहीं होगा। पार्टनरशिप भी उनमें से एक एग्जांपल है। इन पार्टनर्स का जो सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। अगर आपने इसके दो मतलब, एक मतलब तो ये है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप के नाम पे लोन लिया और उसको पे ना कर सके, तो क्या आपके पर्सनल सोर्सेज से जो घर की प्रॉपर्टी है उसको बेच के लोन पे किया जा सकता है? कंपनी के केस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी के केस में कंपनी को लॉ कहता है इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, ओनर्स का सेपरेट लीगल स्टेटस है। कंपनी के डेट्स पे करने के लिए ओनर की प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है, ओनर का सेपरेट। लेकिन ये कंसेप्ट कंपनी के केस में अप्लाई होता है, पार्टनरशिप के केस में अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या बोला कि अगर पार्टनरशिप के डेट्स हैं और पे नहीं किए जाते, पार्टनर्स के पर्सनल रिसोर्सेज, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के डेट पे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप और पार्टनर्स का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। समझा जाएगा? दोनों एक ही चीज है। अगर पार्टनरशिप नहीं दे सकी तो पार्टनर दे दे पैसे, एक ही स्टेटस है। इसी तरह इसका एक मतलब यह भी है कि सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, यानी सबको एक समझा जाता है, पार्टनरशिप हो या पार्टनर। मिस्टर ए ने पैसे लिए एज पार्टनर, क्या मिस्टर बी से रिकवरी करवाई जा सकती? मिस्टर बी ये कह सकता है मैंने थोड़ी लोन लिया है, वो तो ये ने लिया है। पार्टनरशिप तो वही है ना, पार्टनर्स का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। क्लियर? मुतमिन जी। हाँ, इसको जरा उनका क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप के एसेंशियल में एक तीसरा एलिमेंट है कि पार्टनर मस्ट कैरी ऑन बिजनेस। इसकी एग्जांपल में उसने कहा है दो तरह के केसेस में बिजनेस नहीं होता, बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। पहली एग्जांपल इन्होंने क्या दी? चैरिटी, वो आसानी से समझ आ जाती है। दूसरी उन्होंने कहा जब लोग आपस में रेवेन्यू शेयर्स कर रहे हो, रेंटल रेवेन्यू, रेंट शेयर कर रहे हो, तो भी पार्टनरशिप नहीं। इसको जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें, यही आपने कहा। चलिए इसको कुछ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, यानी एक डिफरेंस नहीं, दो डिफरेंस नहीं, यानी पार्टनरशिप में और रेंटल वाले में फर्क। असल में जब लोग रेंट शेयर कर रहे होते हैं ना, तो रेंट किसका होगा? प्रॉपर्टी का। और मैं और ये दोनों किसी प्रॉपर्टी का रेंट क्यों शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ? क्योंकि हम दोनों ओनर हैं। जब एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हो, इसे कहते हैं को ओनर्स। तो कहता है जब लोग रेवेन्यू शेयर कर रहे होते हैं, रेंट शेयर कर रहे होते हैं, वो को ओनर होते हैं, पार्टनर नहीं होते। जब लोग रेंट शेयर कर रहे होते हैं वो को ओनर थे, पार्टनर, क्योंकि पार्टनर प्रॉफिट शेयर करते हैं, रेवेन्यू शेयर नहीं करते। ठीक है? तो अब इनका क्वेश्चन, वैसे तो यहां तक आंसर हो गया होगा, लेकिन अब इनका सर क्वेश्चन, सर दोनों में फर्क क्या है? पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में फर्क क्या है? थोड़ा सा सवाल का जवाब मिल गया आपको? कुछ क्लियर?
मजीद डिफरेंस हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में है शायद। देखिए 2 में क्या, 2 की हेडिंग मुझे बता दे ताकि तसल्ली हो जाए। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को-ओनर, ये सारे का सारा डिफरेंस उसी कंसेप्ट की एक्सप्लेनेशन है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिए वही बना है ना, को-ओनरशिप, रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। और की क्वेश्चन जी। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? मैक्सिमम स्पेसिफाई नहीं करता, नहीं करता है 20। नहीं वो ये कह रहे हैं कि सर मैं ये जो नंबर लिखे हुए हैं पार्टनरशिप में नहीं लिखे हुए, कंपनी लॉ में लिखे हुए हैं, लेकिन जो कि पार्टनरशिप के बारे में लिखे हुए हैं तो ये इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कंसेप्ट हमारा वही रहेगा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 2, और मैक्सिमम कितने हैं? लेकिन 2 एक्सेप्शन है, एक नहीं 2 है। बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम नंबर 10 है, और अगर प्रोफेशनल फर्म्स का बिजनेस है मोर देन 20 भी हो सकते हैं। हमें इससे क्या लेना देना कि पार्टनरशिप में लिखे हैं कि कंपनी लॉ में लिखे हैं। अगर एमसीक्यूज में आता 100% यही करेंगे, 100% यही लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने, बिल्कुल यही लिखेंगे जी। इलीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लॉ ने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बताए? नॉर्मली पार्टनरशिप के 20 मैक्सिमम। अगर पार्टनर्स की तादाद 25 हो जाए, लॉ ये कहता है अगर मेंबर्स की तादाद, पार्टनर्स की तादाद 20 से ज्यादा हो जाए तो आपने उसे कंपनी में कन्वर्ट करवाएं, पार्टनरशिप के तौर पे ना चलाएं। लेकिन अगर तादाद 20 से ज्यादा हो गई और उसे कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं करवाया तो इसका इस वक्त स्टेटस पता क्या है? ना ये पार्टनरशिप है ना ये कंपनी है। पार्टनरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि मैक्सिमम की तादाद से एक्सीड हो गया। कंपनी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कन्वर्ट नहीं करवाया अभी, तो ना पार्टनरशिप है ना, तो फिर क्या है वाला? इलीगल। इसका कोई लीगल, इलीगल का मतलब इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। और कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, आज के लेक्चर की तरफ चलें जी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम पर हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। इसमें एक चीज मैंने आपको ये बताई थी, लॉस शेयर करना। कैसा पॉसिबल है कि बंदा लॉस शेयर ना कर रहा हो फिर भी पार्टनर हो? पॉसिबल है। कैसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट शेयर ना कर रहा हो फिर भी पार्टनर हो? ये पॉसिबल नहीं। गौर से सुनिए, कैसा पॉसिबल है प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा फिर भी पार्टनर है? नहीं पॉसिबल। कैसा पॉसिबल है कि प्रॉफिट शेयर कर रहा है फिर भी पार्टनर नहीं है? ये पॉसिबल है। लॉ 2 टर्म्स यूज करता है, 2 टर्म्स यूज करता है, एक प्राइमा फेशिया एविडेंस और एक कंक्लूसिव एविडेंस। एक प्राइमा फेशिया एविडेंस और एक कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस। दोनों में फर्क क्या है? प्राइमा फेशिया का मतलब बजाहिर, कंक्लूसिव का मतलब फाइनल चीज, फाइनल चीज। ठीक है, फर्ज कीजिए, मैं पहले एविडेंस की नेचर आपको समझा दूं। एक रूम में 2 पर्सन है, मिस्टर ए मिस्टर बी। ठीक है, गोली की आवाज चलती है, अंदर आके हम देखते हैं मिस्टर बी की डेथ हुई है और मिस्टर ए उसके करीब है। प्राइमा फेशिया एविडेंस, बजाहिर क्या लगता है मर्डर किसने किया है? ये है प्राइमा फेशिया एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इसको प्राइमा फेशिया एविडेंस। लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस कब होगा? जब आला कत्ल मिलेगा, जब उसके ऊपर मिस्टर ए की उंगलियों के निशानात होंगे पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। बाज़ औक़ात ऐसा होता है बज़ाहिर चीजें कुछ और लग रही होती हैं लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस कुछ और होता है। ठीक है, तो ये फर्क है। कहता है प्रॉफिट शेयरिंग जो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग ये प्राइमा फेशिया एविडेंस तो है, यानी अगर किसी के साथ आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो बिजनेस का तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये पार्टनर होगा, लेकिन लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है। मे भी हो मे भी ना हो, मे भी हो मे भी ना हो। तो अपने इस स्टेटमेंट की सपोर्ट में वो हमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं लेकिन वो बंदा हमारा पार्टनर नहीं बनता। पहली एग्जांपल, ठीक है, ये लिस्ट 1 2 3, और ये एग्जांपल किस चीज की है? पार्टीज हु रिसीव प्रॉफिट बट आर नॉट पार्टनर्स। इन पार्टीज को प्रॉफिट मिल रहा होगा, ये पार्टनर नहीं है। पहली एग्जांपल, लेंडर ऑफ मनी। अच्छा, लेंडर कौन होता है? उधार पैसे देने वाला, उधार देने वाला कि लेने वाला? देने वाला। ठीक है, बैंक, और जो लेने वाला होता है उसे बोरोअर कहते हैं। लेंडर ऑफ मनी टू ए बिजनेस। मैं भाईजान के पास गया, मैंने कहा बिजनेस चलाना है, मुझे उधार चाहिए। उन्होंने कहा सर ये ले 10 लाख रुपया। मैं कहा हाँ भाई कितना सूद लेना है? उन्होंने कहा सर तौबा करें, सूद तो हराम है। ठीक है, सूद नहीं लेना। मैंने कहा फिर क्या? फिर कर्जे हंसना? उसने कहा सर कर्जे हंसना भी नहीं है, पैसे मुझे क्या करें, प्रॉफिट में से हिस्सा दे दीजिए, जितना आपका प्रॉफिट होगा उसका 10% जो भी परसेंटेज एग्री होते हैं प्रॉफिट के तौर पे दे दीजिए।
क्या सूद से बचने के लिए लोग इस तरह की टर्म्स आपस में एग्री कर सकते हैं? अच्छा, अब इनके साथ अगर मैं प्रॉफिट की परसेंटेज शेयर कर रहा हूं, क्या ये पार्टनर बन गए? ये सिर्फ लेंडर है, क्रेडिटर है, पार्टनर नहीं बने। पहली एग्जांपल क्लियर होती है। दूसरा, आपने अकाउंटिंग में एक एडजस्टमेंट पढ़ी होगी शायद, कभी मैं स्टूडेंट था तो एडजस्टमेंट होती थी, मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट। एडजस्टमेंट होती है ना, तो उसमें एक मसला होता था बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर, ये वाला बड़ा टेंशन देता था ये बिफोर। क्या उस मैनेजर के साथ जब हम प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं वो मैनेजर पार्टनर बन जाता है? नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली ऑफर इसलिए की जाती है ताकि वो मैनेजर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करे, कंपनी को प्रॉफिट हो। 10% खुद लेके जाएगा, 90% कंपनी को भी तो देगा, या पार्टनरशिप बिजनेस को भी तो देगा। तो इसीलिए समटाइम्स ये ऑफर की जाती है कि किसी एम्प्लॉय या एजेंट को उसकी रिम्यूनरेशन के तौर पे प्रॉफिट की सर्टेन परसेंटेज दी जाएगी। इस रिम्यूनरेशन, ये रिम्यूनरेशन है, वो पार्टनर नहीं बनता, वो पार्टनर नहीं बनता। ये सेकंड एग्जांपल क्लियर। तीसरा जी, रिम्यूनरेशन का मतलब है मुआवजा, मुआवजा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेक्चर पढ़ाता हूँ, कल नहीं परसों रात को मुझे एक मैसेज आया बैंक की तरफ से, आपके अकाउंट में कुछ सैलरी थी, वो ट्रांसफर हो गई, क्रेडिट हो गई है। ये क्या था? ये मेरी रिम्यूनरेशन थी उस सर्विसेज की जो मैं, रिम्यूनरेशन का मतलब मुआवजा। फंक्शनल इंग्लिश एग्जाम थी ना, इंग्लिश एग्जाम थी ना भाई के, देखा कैसे पता चला? नहीं, एग्जाम नहीं थे, वो सीरियस हो गया, नहीं थे। अच्छा, रिटायर्ड पार्टनर, पार्टनर जो रिटायर, अच्छा पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, गौर से सुनिएगा, आगे चल के हमने पढ़ना है। एक पार्टनर जो रिटायर हो गया है, पार्टनर रिटायर भी हो, बिल्कुल ओके भाई, अब मेरे से काम और नहीं होता, 60-65 साल 70 साल का काम और नहीं होता, घर जाना, बिल्कुल ठीक है। डोरमेंट पार्टनर नहीं है वो, रिटायर्ड पार्टनर नहीं होता। डोरमेंट पार्टनर पार्टनर है, वो सिर्फ घर में बैठा हुआ है, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा होता, सो रहा होता है घर में। ये पार्टनर ही नहीं है, शाबाश, वो पार्टनर है लेकिन फर्म के मामलात में हिस्सा नहीं ले रहा। लेकिन ये बंदा पार्टनर ही नहीं, रिटायरमेंट, पार्टनरशिप छोड़ के घर चला गया, या इसकी डेथ हो गई, डिसीज्ड। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो जो उसके बीवी बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनेंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आपने इस पार्टनर का जितना भी हिस्सा बनता है ना, वो हिस्सा दे के इसको फारिग कर देना। लेकिन सम टाइम फर्म के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको फारिग कर सके, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट ने एक रास्ता दिखाया है कि जब तक आप इस रिटायर्ड या डिसीज्ड पर्सन पार्टनर के फैमिली को या इसको पैसे दे के फुल सेटलमेंट फाइनल नहीं कर देते, जब तक इसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाती, आपने इसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है वैसा जैसे पहले देते थे, जब तक इसको, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है, वो बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये ध्यान में रखें भाई, ये लॉजिकल है ना, ऐसे होना चाहिए ना कि जब तक उसको जो रीपेमेंट नहीं होती हिस्सा मिलता रहे उसको। तो अब जब हिस्सा मिलता रहेगा उसके घर वालों को, क्या वो पार्टनर हो जाएंगे? या रिटायर्ड पार्टनर पार्टनर नहीं, पार्टनर नहीं, वो पार्टनर रहा ही नहीं अब, लेकिन उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है? अगर वो, क्योंकि फुल पेमेंट नहीं हुई उसको, जब फुल पेमेंट हो जाएगी तब फायर। प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन सेल ऑफ गुडविल आर शेयर्स। कंपनी का हम पढ़ नहीं रहे, सेल ऑफ गुडविल या उसमें शेयर, गुडविल भी कर लें तो चलेगा, शेयर लिखना जरूरी नहीं। ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी, बाजुकात क्या बताया था कि किसी क्या नहीं, ये सेल ऑफ गुडविल है, वो तो नाम ही काफी बताया था कि किसी के अच्छे नाम की वजह से उसे पार्टनर बना देते हैं। यहाँ पे सिचुएशन मैं बताया था कि एक दुकान बड़ी अच्छी जगह पे है, बंदा कह रहा है कि जी मैं इसके 10 करोड़ दूंगा, दूसरा कहता है नहीं इसमें इतने का। ये एग्जांपल नहीं दी? अच्छा, फर्ज कीजिए एक पर्सन किसी दूसरे बंदे का बिजनेस खरीदना चाहता है, उसकी दुकान मार्केट में बड़ी अच्छी जगह पे है। अब जो बायर खरीदने वाला है ना, उसके लिहाज से मार्केट वैल्यू है 5 करोड़, 5 करोड़। बल्कि इससे मुझे वो एक वैसे ही हटके की बात याद आ गई। एक बंदा अपना घर बेच रहा था, खरीदार ने पूछा, उसने खरीदार ने वैल्यू लगवाई, तो जो डीलर, प्रॉपर्टी डीलर था, उसने कहा ये 50 लाख का घर है। उसने घर के मालिक से पूछा कि घर मैं खरीदना चाहता हूं, बताइए कितने में बेचेंगे? उसने कहा 60 लाख में। उसने कहा घर की वैल्यू तो 50 लाख है। तो उसने कहा घर की वैल्यू मुझे भी पता है 50 लाख, 10 लाख ऊपर इसलिए कि हमारे हमसाये अच्छे हैं, है हमारे हमसाये। तो ये जो ना हमसाये के बड़े हकूक होते हैं, और अच्छा हमसाया भी बड़ी नेमत होती है। अच्छा, उसी तरह फर्ज कीजिए एक बंदा अपनी दुकान बेच रहा है, खरीदने वाले ने पूछा भाई कितने की बेचोगे? उसने कहा 10 करोड़ की। बेचने वाले ने कहा 10 करोड़, खरीदने वाले ने कहा भाई इसकी वैल्यू तो 5 करोड़ है। उसने कहा मुझे पता है इसकी वैल्यू 5 करोड़, लेकिन 5 करोड़ इस चीज का कि यहाँ पे ग्राहक बहुत आता, ग्राहक जब आता है ना सामने, सबसे पहले उसकी नजर मेरी दुकान में पड़ती है, इसलिए इसमें ग्राहक ज्यादा। आप अगर जब यहाँ पे बैठोगे ना, बाकी दुकानों में अगर 50 कस्टमर आता है, यहाँ पे 80 कस्टमर आएगा रोज का। अब खरीदार आपके ख्याल में क्या 10 करोड़ दे देगा ये सुन के? वो कहेगा भाई मुझे क्या पता कितने ग्राहक आते हैं, मैं बैठ के थोड़ी देखा है। मैं भी आपकी बात ठीक हो, अगर तो 80 ग्राहक आते हैं मुझे तो फिर 10 करोड़ में मारा खाती है, लेकिन अगर नहीं आते तो मैं 10 करोड़ तो 5 करोड़ दूंगा। लेकिन अब पता कैसे चलेगा?
कि आप सही कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। इस सिचुएशन में फिर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं। जो सेलर होता है वो कहता है ऐसा करो, तुम लमसम 5 करोड़ तो मुझे अभी दो ना, जो तुम्हारे ख्याल में है वैल्यू 5 करोड़, बाकी तुम मुझे 5 करोड़ ना देना, हर साल जितना प्रॉफिट होगा उसका 20% मुझे देते रहना। इसमें अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो पैसे देने पड़ेंगे ज्यादा, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होता तो मुझे पैसे तुम्हें थोड़े देने पड़ेंगे। सेलर कहता है हाँ बजाय ये, बायर कहता है हाँ बजाय ये कि अभी 10 करोड़ दूं, ये अरेंजमेंट ज्यादा रीजनेबल है, लॉजिकल है कि अगर सुपर प्रॉफिट होगा तो मुझे शेयर देना पड़ेगा, वरना शेयर नहीं देना पड़ेगा। क्या इस तरह की टर्म्स आपके ख्याल में सिचुएशन में लॉजिकल रीजनेबल है? इस सिचुएशन में अगर हर साल अब प्रॉफिट की परसेंटेज उसको शेयर की जाती है तो बेसिकली वो पार्टनर नहीं बनता, उसे पार्टनरशिप का शेयर नहीं मिल रहा, बल्कि उसे जो सेल प्राइस एग्री हुई थी वो मिल रही है। ठीक है, वो पार्टनर नहीं बनता वो पर्सन। ये बात समझ आ रही है? प्रीवियस ओनर होता बिजनेस, जो कि बिजनेस की गुडविल या जो बिजनेस सेल किया उसकी कंसीडरेशन रिसीव कर रहा होता है एक तरह से, वो पार्टनर नहीं होता। प्रॉफिट मिल तो रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं बना। यही एग्जांपल क्लियर हुए? आगे चलते हैं। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ध्यान से पढ़िए, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ, ये दो कंसेप्ट मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि आगे चल के पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका भी है, इसका भी है। माइनर का मतलब क्या हमें पता 18 से। क्या दो स्टेटमेंट है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली स्टेटमेंट, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए से क्रिएट, और माइनर आपको पता है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है? हो सकता है। आइए, आपने 2 दफा क्वेश्चन पूछा, मतलब वर्डिंग एक दफा से पूछा क्या आप माइनर पार्टनर बन सकते हैं, इसका जवाब था नहीं। एक दफा पूछा क्या माइनर को पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट इस पे घूम गए, कहते नहीं। हालांकि माइनर पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है लेकिन एज पार्टनर नहीं, एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, एज माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आप जब कैफ क्वालिफाई करेंगे ना, आर्टिकल्स करने के लिए फर्म में जाएंगे, शुरू में आज तकरीबन 2 अच्छी फर्म्स 2 महीने, बल्कि जो अच्छी फर्म्स होती हैं वो तो पहले दिन से रजिस्ट्रेशन कर देती हैं आपकी, जो बहुत अच्छी होती है। जो अच्छी फर्म्स होती हैं वो 2 महीने का टाइम मेरा ख्याल है दिया जाता है, प्रोबेशनरी पीरियड से कहते हैं। या क्या कहता है कि स्टूडेंट फर्म का कल्चर देख ले, फर्म स्टूडेंट को वैल्यूएट कर ले, अगर दोनों एडजस्ट होते हैं तो फिर पक्का कॉन्ट्रैक्ट कर ले 3.5 साल का ट्रेनिंग का, वरना दोनों पार्टीज अगर बैकआउट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली प्रोबेशनरी पीरियड के बाद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाती है। कुछ फर्म्स ऐसे जो 6-6 महीने भी खा जाती हैं स्टूडेंट के। लेकिन ये जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है ना, जो 2 महीने या 3 महीने या जितना भी है, इसमें आपका स्टेटस एज ट्रेनी स्टूडेंट नहीं होता। आप एक तरह से कल्चर को देख रहे होते हैं, काम कैसे होता है इस जगह पे, लेट सीटिंग होती है कि नहीं होती, पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, सीनियर जूनियर के साथ बात करते हुए तमीज से बात करते हैं कि गालम गलोच करते हैं, इस तरह की चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आपको लगे कि कल्चर अच्छा है, आप उसके बाद कहते हो ठीक है पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वरना आप बैकआउट कर जाते। उसी तरह जो माइनर होता है ना, 16-17 साल का, 15 साल का, सम टाइम उसको सिखाने के लिए, यूं समझ लीजिए ये ट्रेनी है, पार्टनर बनाने, लेकिन उसको सिखाने का बिजनेस कैसे होता है, ठीक है, लोगों से डील कैसे करना है। बात आपने देखा होगा कोई ओनर है वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ बिठा लेता है। इसका ये मकसद तो नहीं होता कि वो सेल परचेज करना शुरू कर दे, इसका मकसद क्या होता है, वो सिर्फ सिखाने के लिए, वो कल्चर देखे, लोगों से डीलिंग क्या होती है, कोई लोगों के साथ हमारे क्या मामला आता है। ऐसे पर्सन को कहते हैं माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ये नॉर्मली किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर का बेटा होता है। प्रैक्टिकली एग्जाम में भी आपको कह सकता है पार्टनर की डेथ हो गई और उसके बेटे को हमने एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। सबसे पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं। ए की उम्र है, ए और बी दोनों पार्टनरशिप है। सी आया, सी की उम्र है 16 साल, सी को पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है, फिर पार्टनरशिप में ऐड किया जा सकता है, एज पार्टनर नहीं, एज माइनर एडमिटेड बेनिफिट्स। अच्छा बी निकाल दें, ए प्लस सी, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का मतलब ये है ऑलरेडी पार्टनरशिप मौजूद है, फिर माइनर को ऐड किया जा सकता है, माइनर को साथ मिला के कोई पार्टनरशिप क्रिएट नहीं की जा सकती। अच्छा आगे देखें, इसमें सबसे अहम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम लफ्ज बेनिफिट का मतलब क्या है। स्टूडेंट बेनिफिट का मतलब समझते हैं प्रॉफिट, बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट नहीं है। यानी स्टूडेंट क्या समझता है, स्टूडेंट कहते हैं सर माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का मतलब ये है कि उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर फर्म को लॉस हुआ ना तो लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट गलत है। सही कंसेप्ट क्या है, सही कंसेप्ट क्या है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस है तो लॉस मिलेगा, तो फिर बेनिफिट क्या हुए। ये तो नॉर्मल पार्टनर के साथ भी होता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। बेनिफिट ये हुए इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी।
बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड। यानी फर्ज कीजिए इसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और नुकसान हो गया, हर पार्टनर को मिल रहा है 12 लाख। हर पार्टनर घर से 2-2 लाख लेके आ रहा है। 10 लाख तो बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया हुआ था वो गया, वो उड़ गया कैपिटल। 2-2 लाख घर से लेके आ रहा है। ये माइनर घर से कोई लेके आएगा, लेकिन जो इसका बिजनेस में 10 लाख पड़ा हुआ है वो भी उड़ गया, इसको वो भी नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स का मतलब क्या है? बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, नहीं, ये मतलब नहीं है, बल्कि क्या मतलब है, प्रॉफिट भी मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। लायबिलिटी इसकी लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। बेनिफिट का मतलब ये है, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताइए, माइनर एडमिटेड द बेनिफिट्स ऑफ एक्जिस्टिंग पार्टनरशिप, क्या उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा? लेकिन क्या वो पार्टनर है? नहीं है। क्लियर हो गया? आपको कल एक कंसेप्ट बताया था कि पार्टनरशिप में कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं मेजॉरिटी की बेस पे होते हैं और कुछ होते हैं ऑल पार्टनर्स की बेस पे। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर, अगर किसी माइनर को ऐड करना है ऑल पार्ट, क्योंकि ये बेसिकली उसके कंपोजिशन एक तरह से चेंज हो रहे हैं। आगे चलते हैं। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, आपको शेयर्स मिलते हैं, जैसे प्राइस बॉन्ड होते हैं। आप उन प्राइस बॉन्ड को मार्केट में बेच सकते हैं, शेयर्स को किसी के पास गिरवी रखवा के लोन भी बेच सकते हैं आप उसको। सोल प्रोप्राइटर हो तो भी अपना शेयर बेच सकते हैं, बिजनेस बेच सकते हैं ना। अगर आप सोल प्रोप्राइटर है, अपना बिजनेस किसी को बेचना चाहे बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? पैसों की जरूरत है, बेच सकते हैं। अगर आप कंपनी के मालिक हैं, आपके पास शेयर्स होंगे, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको भी नहीं पता होगा कंपनी और शेयर्स का। लेकिन अगर बिजनेस 3 तरह के होते हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस बेच सकते हैं, कैसे? सारे एसेट बेच दें, जिसको बेचते हैं, दुकान बेच दें। कंपनी है, उसके आप कुछ शेयर्स आपके पास है, बेचना चाहे बेच सकते हैं। पार्टनरशिप है, 4 पार्टनर्स है, हर एक का 25% शेयर है। मिस्टर बी कहता है मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने बेचना है अपना शेयर, क्या बेच सकता है कि नहीं? ए, सी और डी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, हम नहीं खरीदने को तैयार। कहेगा अच्छा फिर मुझे इजाजत दो, मैं बाहर किसी दूसरे बंदे को बेच दूं। अगर बाकी सब इजाजत दें तो फिर ये बेच सकता है, वरना नहीं बेच सकता। ये दोनों के लिए ऑल पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है, 5th और 6th। अब जरा कहानी में ट्विस्ट सुनिए। ए, सी और डी ने कहा बेच दो अपना शेयर। बी ने अपना शेयर किसी पर्सन को, बैंक को बेच दिया, या किसी पर्सन को, जिस पर्सन को, अच्छा ये जो शेयर बेचता है ना मिस्टर बी, इसे कहते हैं पार्टनर्स इंटरेस्ट। पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट सेल कर दिया, पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। लफ्ज पार्टनर्स इंटरेस्ट समझ आ गया? इंटरेस्ट से मुराद वो लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट से मुराद जो उसका हिस्सा था, हिस्सा बेच दिया। अब जिस बंदे को बेचा उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफरी। एक ट्रांसफर और ट्रांसफरी में तो फर्क पता है ना। ट्रांसफर, ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जाए। तो यहां पे ट्रांसफरी कौन है? पार्टनर। जिसको बेचे बैंक, मिस्टर डी, बेच दिए। क्या ट्रांसफरी पार्टनर बन गया? क्यों? बेच तो दिया उसको, ट्रांसफर तो कर दिया। शाबाश, ये की पॉइंट था। उसके साथ एग्रीमेंट, उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन किसका? सिर्फ बी का, सिर्फ बी का। देखें ये ऊपर पार्टनरशिप खड़ी है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सब का आपस में एग्रीमेंट हुआ है। बी ने अपने पैसे मिस्टर एक्स को बेच दिए, ये अपना शेयर, अपना इंटरेस्ट मिस्टर एक्स को बेच दिया। अब मिस्टर एक्स का बी के साथ तो लेना देना है, ए, सी और डी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बी ने ए, सी, डी की इजाजत से बेचे हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है जिसको बेचना बेच दो। बी ने एक्स को बेच दिया। क्या मिस्टर एक्स पार्टनर है? नहीं है। आगे चल के हम शायद पढ़ेंगे असल में जो एग्रीमेंट हुआ था पार्टनर का, अभी भी वही एग्रीमेंट है। फर्म की किताबों में कौन पार्टनर है? मिस्टर बी। फर्म की किताबों में कौन पार्टनर है? मिस्टर बी। मिस्टर बी कहे सी और डी से, और मुझे फर्म का हिसाब किताब तो दिखाओ। क्या ए, सी और डी हिसाब किताब दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। क्यों? क्या वो ये कह सकते हैं भाई तुमने तो अपना शेयर बेच दिया है, और शेयर बेच दिया तो क्या हुआ? एग्रीमेंट तो अभी भी तुम्हारा मेरे साथ ही है, वो तो मेरा और उसका मामला है। अहम चीज एक्स यानी ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, फर्म के मामलात में आके इंटरफेयर नहीं कर सकता, फर्म की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो, फर्म के रिकॉर्ड को देखना चाहे नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? एक्स पार्टनर नहीं है। लेकिन अब जो प्रॉफिट होगा किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा, सीधा एक्स को मिलेगा, ठीक है। और अगर कभी फर्म डिसॉल्व होती है ना, खत्म होती है, तो जो हिस्सा कैलकुलेट होगा बी का, वो भी बी को नहीं मिलेगा। यानी
फाइनेंशियल सारी पावर्स एक्स को ट्रांसफर हो गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजेरियल पावर्स स्टिल बी के पास हैं, क्योंकि ऑफिशियली अभी भी बी पार्टनर है, एक्स पार्टनर नहीं है। लेकिन जो पैसों का लेना देना होगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तो मुझे बताइए शेयर तो एक्स को मिल रहा है प्रॉफिट का, क्या एक्स पार्टनर है? नहीं है पार्टनर। क्लियर? ये है ट्रांसफर ऑफ पार्टनर। इसको भी शेयर मिलता है लेकिन ये पार्टनर नहीं होता। एक दफा एग्जांपल्स देख लें सारे 6 की 6। कोई प्रॉब्लम है एक दफा रीडिंग कर लें सारे, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? इनको केस स्टडी में भी टेस्ट कर सकता है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी उसने कई दफा पूछा हुआ है, केस स्टडी में भी किसी एक कंसेप्ट को लेकर टेस्टिंग कर सकता है हमसे। जी क्लियर? एग्जाम्पल सारी समझ आ गई? चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्या ट्रांसफरी जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप में उसकी लायबिलिटी होगी? क्या होनी चाहिए? क्या होनी? लायबिलिटी की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं। ये हम पहले फैसला कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग और होती है, लायबिलिटी और होती है। क्या लायबिलिटी होनी चाहिए? ट्रांसफर, एक मिनट है, लायबिलिटी होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए लायबिलिटी? क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, इसमें से किसी की भी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये पार्टनर, लायबिलिटी तो पार्टनर की होगी ना, जो पार्टनर नहीं है उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है? तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं होगी, माइनर एडमिटेड बेनिफिट्स की लायबिलिटी नहीं होगी, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। हाँ जी, अब अगला सवाल इनका ये, शाबाश, अच्छा सोचा। उन्होंने कहा सर अगर एक्स की लायबिलिटी नहीं होगी तो क्या बी की लायबिलिटी होगी? यस, बी की लायबिलिटी होगी, क्योंकि ऑफिशियली बी अभी भी पार्टनर है, अभी भी पार्टनर है। माइनर लायबल लिमिटेड था ना, वो लिमिटेड लायबिलिटी का पूछ रहे हैं। नहीं, यहां पे आप देखिए, फर्ज कीजिए लॉस हो जाता है, तो क्या इसको पैसे मिलेंगे? लेकिन उसका जो कैपिटल होगा वो कम हो जाएगा। यही लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है कि आपने जितना पैसा, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो कम हो सकता है, लेकिन घर से पैसे नहीं लाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? ये भाई किन्होंने पूछा था, ये क्वेश्चन तसल्ली हो गई जी? मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर ए परचेज, हाँ तो फिर ठीक है, बी निकल जाएगा फिर। हाँ पार्टनरशिप, फिर बी को निकाल देंगे ना, फिर तो बी की कोई जरूरत नहीं, उनको कहेंगे बी को आप निकलें, ए सी और इसमें होगा ये कि बी निकल जाएगा और इसके पैसे ए अदा कर देगा। एक मिनट में असल में मैं डिसाइड कर रहा हूँ, अभी कंसेप्ट बता दूंगा ना बता दूं, एडवांस है इनके क्वेश्चन से लिंक हो रहा है, मैं बता देता हूँ। खैर है, आप एक क्वेश्चन कल कर लेंगे, बल्कि कल नहीं, क्वेश्चन घर जाके कर लेंगे। शाबाश, क्वेश्चन घर जाके कर लेंगे। टैक्स का टेस्ट है कब? रात को 11 बजे है। अभी देके जाओगे ना, 4-5 बजे फ्री होके घर जाओगे, तब कर लेना था। कल है, कल सुबह है, कल सुबह है ना? हाँ तो आज शाम को ये स्टडी कर लीजिएगा। सबको भाई सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है ना। सीए में अगर इंग्लिश का पेपर भी पास ना हो तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। क्या बताने लगा था? हाँ, अगर पार्टनरशिप में उसने ये बताया सारे पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो एग्री नहीं की, क्या शेयरिंग रेशियो होगी? एक बार फर्ज कीजिए इसकी रेशियो है 10%, इसकी रेशियो है 20%, इसकी रेशियो 30%। हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, 40 करना, 40, ठीक है? बी ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं, उसने कहा भाई बाहर के लोगों को भेज दूं। ए सी डी ने कहा यार भाई पता नहीं किस तरह का बंदा होता है, आप हमें भेज दो। बी ने कहा अच्छा कौन खरीदता है? ए ने कहा मैं खरीदता हूं। अगर ए ने सारे का सारा पैसे दे दिए बी को, तो अब ए की नई शेयरिंग रेशियो क्या होगी? 30 और 40। एग्री करते हैं इससे? अगला, अगर फर्स्ट की ए सी डी ये कहते हैं भाई बाहर के बंदे को ना पता नहीं कैसा बंदा हो, ऐसा करते हैं हम फर्म के पैसों से जो रिजर्व रखे हुए हैं उसमें से आपको पेमेंट कर देते हैं। बी ने कहा भाई मुझे पैसे चाहिए, वो मिस्टर ए अकेला दे या तुम सारे मिलकर दो, मुझे से क्या है, पैसे दो। अब अगर फर्ज कीजिए कि पार्टनरशिप में रिकंस्टिट्यूशन हुई, रिकंस्टिट्यूशन मींस रिवीजन, चेंज हुई पार्टनरशिप में, मिस्टर बी निकल गया, अब बाकी पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो गई, अब 3 पार्टनर हुए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बी का शेयर इन तीनों में डिवाइड होगा इक्वली या प्रीवियस रेशियो के लिहाज से?
शाबाश, लॉ इसका जवाब देता है, कहता है प्रीवियस रेशियो के लिए, कहता है रिकंस्टिट्यूशन के बाद ओल्ड पार्टनर्स का आपस की रेशियो वही रहेगी जो पहले थे। पहले रेशियो 2, 3, 4 थी ना, रिकंस्टिट्यूशन के बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होगी 2, 3, 4, ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये बात समझ आई? ये आगे चल के ना मैं न्यूमेरिक एग्जांपल के लिए जब रेलेवेंट कंसेप्ट आएगा तब डिस्कस करूंगा। और कोई क्वेश्चन? जी हाँ जी, एक्स को प्रॉफिट मिलेगा बिल्कुल, लायबिलिटी होगी बी की होगी। क्या ये खुला तजाद नहीं है? अगर एक्स ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है तो प्रॉफिट मिलेगा एक्स को, लेकिन लायबिलिटी होगी बी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि एग्रीमेंट यही हुआ है। एग्रीमेंट एक्स के साथ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की नेचर समझे। बी ने अपना शेयर एक्स को बेचा है, ये एक्स और बी का आपस का एग्रीमेंट है। फर्म को इससे कोई, फर्म को तो शायद पता भी नहीं होगा कई केसेस में कि इसने कितने में बेचा है, क्यों बेचा है, क्या प्राइस वगैरह थी, फर्म को उन्हें इससे गर्ज भी नहीं है। फर्म ऑफिशियली अपना रूल रखेगी क्या कि हमारा पार्टनर कौन है, बी। अब ये पार्टनर को सेल करने से पहले सोचना चाहिए कि बेहतर तरीका यही है कि वो एक्स को ही पार्टनर बनवा दे, या अगर एक्स को पार्टनर नहीं बनवा सकता तो पार्टनरशिप से रिजाइन करके इसे पैसे ले ले और इसे कहे कि जब मुझे शेयर मिलेगा तब मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक्स को भी थोड़ा लालच होता है और बी को भी लालच होता है, ठीक है। एक्स को लालच ये होता है कि अगर बी यहां से निकल गया ना तो फर्म में प्रॉफिट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका हिसाब किताब कौन देखेगा। और बी को लालच ये होता है कि चलो मैं पार्टनरशिप एंजॉय तो करूं तब तक, ठीक है। तो इसीलिए बी एक्स को अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है। ये ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए टर्म क्या बोली जाती है, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर नहीं है। माइनर के लिए टर्म क्या बोली जाती है, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, वो पार्टनर नहीं है। क्लियर हुई ये बात? और कोई क्वेश्चन? जी अगर उसको ज्यादा लॉस आता है हमको और उनकी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट खत्म करने के बाद ये जरूरत से वो सारा बाकी कंपनसेट करना पड़ता है, तो एक्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी ना, तो वो जो बाकी कंपनसेशन है वो की करेगा। हाँ जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर फर्म में लॉस हो, इतना लॉस के पार्टनर को अपने घर से पैसे लाने पड़ते हैं। डी घर से पैसे लाएगा, सी लाएगा, ए लाएगा, एक्स लाएगा, क्यों नहीं लाएगा, पार्टनर ही नहीं। बी लाएगा, क्यों लाएगा, पार्टनर है। अब अगर वो नहीं लेके आता, कहता है मैं इंस्टॉलमेंट हूं, मेरे पास इसीलिए तो अपना शेयर बेचा था, मैं तो जरूरतमंद आदमी हूं, तो फिर लॉ इसको इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर कर देगा। इसका मतलब है ये बाकी जिंदगी बिजनेस नहीं कर सकता, ये भीख मांगती गुजारेगा। इंस्टॉलमेंट जब बंदा हो जाए बाद में फिर वो बिजनेस नहीं कर पाता। नहीं नहीं नहीं, लायबिलिटी बी की होगी, सिर्फ एक्स की नहीं होगी। किस जो उनका आपस का प्रपोर्शन एग्री होता है, एग्री होता है, एग्री। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप याद हो? है कोई माइका लाल क्लास में? तो बताओ। नेम ऑफ फर्म, एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप पूछा है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं पूछा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ लिया करें। उसमें 3 चीजें होनी चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स ये तो आपको कल 4 पॉइंट बताए थे ना समझाने के लिए, एलिमेंट्स तो बाद में समझाए थे। लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए? हाँ जी, ये देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ टू। कितने एलिमेंट है? बस रूल सुने। अगर आपको कोई पर्सन आके कहे कि हम 3 लोग हैं, हम अपना बिजनेस इन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक चला रहे हैं, बताइए ये पार्टनरशिप है कि नहीं? अगर कोई पर्सन आपके सामने आके कहे सर ये हम 3 लोग हैं, हम अपना बिजनेस इन टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक चला, बताइए ये पार्टनरशिप है? बता देंगे। मिस्टर ए ने कहा मैं बिजनेस चला रहा हूं, मेरे पास एक नौकर एम्प्लॉय है जिसको मैंने कहा हुआ है कि तुमने लोगों को, सेल एजेंट है मेरा, लोगों के घर घर जाके चीजें बेचनी है, जितना प्रॉफिट होगा 20% तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं अपने फैसले करने में आजाद हूं, उससे पूछ के फैसला कोई नहीं करता। बताइए पार्टनरशिप है कि नहीं? पार्टनरशिप नहीं है। हालांकि प्रॉफिट शेयर हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। क्या वो पार्टनर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है? क्या वो एजेंट है? एजेंसी क्या वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व, उसका एग्रीमेंट हुआ है एज पार्टनर? नहीं हुआ। इसीलिए वो एम्प्लॉय तो है, एजेंट तो है, लेकिन पार्टनर नहीं है। आपने क्या करना है, 7 एसेंशियल इनको याद कर लेना। जब कभी आपसे कोई पूछे ये हमारे बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन है, बताइए पार्टनरशिप है कि नहीं, आपने 7 एसेंशियल्स को फिट कर देना उधर। अगर 7 एसेंशियल्स पूरे हो रहे हुए, पार्टनरशिप है।
अगर कोई एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा हुआ, एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा हुआ, वो पार्टनरशिप नहीं। उसने कहा जी प्रॉफिट शेयर नहीं होगा, प्रॉफिट तो डेफिनेशन में प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, वो पार्टनर नहीं है। उसने कहा जी लायबिलिटी नहीं होगी, पार्टनर नहीं। सारे एसेंशियल्स हैं तो पार्टनरशिप है, एक एसेंशियल भी मिसिंग है तो पार्टनरशिप। अब सुने, 4 एसेंशियल्स हैं बताए हुए क्वेश्चन में, 3 के बारे में साइलेंट है। 3 के बारे में साइलेंट का मतलब उसने क्वेश्चन में जिक्र ही नहीं किया। तो ना ना ना, जो देखें, एक है क्लियर, एक है साइलेंट रहना, एक होता है क्लियरली ना करना। अगर क्वेश्चन के अंदर किसी एसेंशियल्स का क्लियरली ना कर रहा है ना कि नहीं है, तो हम सीधा कह देंगे पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर 4 एसेंशियल डिस्कस किए, 3 के बारे में साइलेंट है, साइलेंट का मतलब क्वेश्चन का जिक्र ही नहीं है, हम एज्यूम करेंगे कि वो पूरे हो रहे हैं, बाकी 4 की बेस पर डिसीजन करेंगे। अगर ये चारों भी पूरे हो रहे हैं तो पार्टनरशिप है, और अगर इनमें से कोई एक मिसिंग है फिर पार्टनरशिप नहीं है। क्लियर? तो एग्जाम में सिचुएशन कितनी आ सकती है? पहली सिचुएशन 7 के 7 एलिमेंट डिस्कस किए, हमने देखना है 7 पूरे हो रहे हैं तो पार्टनरशिप है, एक भी मिसिंग है या सॉरी एक भी पूरा नहीं हो रहा तो पार्टनरशिप नहीं है। और अगर 4 या 5 डिस्कस किए हैं, 4 या 5 डिस्कस किए, बाकी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो अज्यूम करना है बाकी के पूरे हो रहे हैं, इन 4 या 5 की बेस पर डिसीजन करना है। इनमें से अगर कोई एक भी गलत साबित हो रहा है तो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। और अगर सारे ठीक साबित हो रहे हैं पार्टनरशिप होगी, ठीक है। अच्छा, अभी केस स्टडी का ना अटेम्प्ट करने का तरीका वो आपको कल बताऊंगा। टेस्ट ऑफ पार्टनर आपने क्या करना है, आज सारी होम असाइनमेंट करनी है, और खास तौर पे सोल्यूशन। इसमें कुछ जगहों पे आपको प्रॉब्लम होगी, इस वाले कंसेप्ट में, एसेंशियल्स वाले में, एसेंशियल्स वाले में कुछ एक प्रॉब्लम होगी आपको, मुझे पता है, लेकिन वो मैं उसका आंसर आपको कल दूंगा भी, क्योंकि अभी मैं आपको समझ नहीं लगेगी। आप जब तक उस रास्ते पे पहुंचेंगे नहीं ना जहां में मसला है, तो उस मसले का हल समझाऊंगा, समझ नहीं लगेगी। आप आज इसको अटेम्प्ट कीजिए, जब ये इस वाले कंसेप्ट के टेस्ट ऑफ पार्टनर, जिनमें कहेगा बताओ ये दोनों लोग आपस में पार्टनर है कि नहीं। खास तौर पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के आखिरी 3 क्वेश्चंस हैं, उनमें ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो कल इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, वैसे तो हमारे पास टाइम है, हमारा तकरीबन 50% टाइम गुजरा है, 2 महीने गुजर के 2 महीने रहते हैं, और सिलेबस भी 50% हो चुका है, ठीक है। इसी स्पीड के साथ चलते रहें तो भी हमारा जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक एग्जांपल और केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं। आपके ख्याल में इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें कि सिलेक्टेड केस स्टडीज को डिस्कस कर दिया कर, सबको कर दिया कर। हाँ चले, ठीक है। अच्छा है, कोई अगर एग्जाम में ना भी पूछी तो एमसीक्यू में पूछ सकते, चलिए ठीक है। और वैसे भी कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं हमारे, लेकिन ऐसे में कुछ स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। आपको पता है, कुछ एक ही तरह की 3-3, 4-4 केस स्टडी जब आ जाए, मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ। तो चलने ठीक है, चलाने। हम हर एक केस स्टडी करेंगे, चाहे जितनी मर्जी। अच्छा शपथ, हाँ शपथ याद करवा दी, मैं भूलने लगा था। चलिए, आज आपने होम असाइनमेंट लाजमी करनी है ताकि कल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें। नहीं, नन तो इसलिए लिखा था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आपके क्वेश्चन कम होंगे, मैं क्लास में करवा दूंगा। अब चूंकि हाँ आप क्लास में नहीं करा, तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस एंड पे क्वेश्चंस कितने 1 से 11 ये आपने रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।